ओके, सो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर स्टार्ट किया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कोई भी एक मेच्योर सेल कैसे डिवाइड होती है, किन फेजेस के थ्रू जाती है, एंड देन हमें कहाँ से डॉटर सेल मिलती है ना। कैसे था वो, क्या क्या फेजेस थे, फिनांशियल लिखिए। दिस इज अ मेच्योर मदर सेल, मेच्योर। तभी उसको अगर माइटोसिस करना है तो क्या फेजेस आएंगे इसके बाद, अब आएगा G1, then S phase, then G2, फिर G0 को कुछ जाएंगे, दूसरा डिवीजन करना हो जाता है। उसके बाद M फेज, और इस M फेज में हमारी मदर सेल हमको दो न्यू डॉटर सेल दे देगी। ओके, देन उसके बाद उसका देखिए, ये डॉटर सेल की जो है इसको डिवाइड करना होगा तो सेम प्रोसेस होगा। दिस विल गो इन G1, देन S, देन G2, देन M फेज। M में एक से कितनी बन जाएगी, दो बन जाएगी। इसी तरीके से इट कंटिन्यूस, ठीक है, इसी तरीके से कंटिन्यू होता रहता है। ये रफली बना लो ताकि आप जब एक दो महीने बाद पढ़ो तो इस टाइटल से आपको याद रहे कि माइटोसिस कैसे होता था। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को। ओके, हो गए। मैंने दो साइकिल इसलिए बनाई, या आपको याद रहे कि डॉटर कैसे मैच्योर होती है, फिर उसके बाद कैसे उसमें डिवीजन हो। ठीक है, चलिए कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि एक हैप्लॉइड सेल क्या है और एक डिप्लॉइड सेल क्या होगी, क्या होता है, मैंने आपको पता है हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल। नंबर ऑफ सेट ऑफ, हाँ चलिए N1 to N का तो पता है, पर इसकी एक डेफिनेशन लिखो। यहाँ क्या होता है, हमारे हैप्लॉइड में जो भी कोई क्रोमोसोम है ना, उसकी एक ही कॉपी प्रेजेंट है, पर हाँ यहाँ डिप्लॉइड में हमें वही सेम क्रोमोसोम की दो कॉपीज मिलेंगी। तो इसमें लिखिए, यहाँ पर हमको मिलेगी सिंगल कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम, सिंगल कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम। यहाँ पर मिलेगी टू कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम। ऑफ ईच क्रोमोसोम्स, जैसे कि यहाँ पे कोई क्रोमोसोम है हमारा, दिस इज वन क्रोमोसोम, दिस इज टू क्रोमोसोम, एंड दिस इज कंसिडर्ड एज थ्री। ठीक है, ये हमारे तीन क्रोमोसोम है। यहाँ सबकी कितनी कॉपीज है, एक है। और यहाँ हमको डिप्लॉयड में कैसे मिलेगा, ये विल गेट इट लाइक दिस। एक ही क्रोमोसोम की हमें कितनी कॉपीज मिल रही है, दो कॉपीज मिल रही है। सेम क्रोमोसोम्स की हमको जब टू कॉपीज मिल रही है, दिस इज वन, दिस इज वन, टू, यहाँ पे ये थ्री है, ये भी थ्री है, ये भी थ्री है। समझ में आया प्लॉट एंड डिप्लॉइड का डिफरेंस। अभी तक हमको ऑलरेडी हमें पता है इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, बाय n इज इक्वल टू, यहाँ पर ये n से डिनोट होगा, है ना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और यहाँ पर 2n के फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से सेल डिवीजन के टाइम क्रोमोसोम और नंबर ऑफ क्रोमोसोम
का क्या डिफरेंस है, अभी वो हम पढ़ेंगे। ये समझ में आया हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड से, इसको हम एन से डिनोट करते हैं एंड इसको 2n से, ठीक है, समझ में आया। ये 2n तो हमको पता था, पर अभी हमको आज क्या समझ में आया कि एक क्रोमोसोम का सिर्फ एक ही सेट है, तो वो क्या है, और हमें कहाँ मिलता है ये देखने को, इन गैमेट्स, है ना, स्पर्म एंड ओवा, और ये हमको कहाँ मिलता है, ऑल अदर सेल्स ऑफ बॉडी एक्सेप्ट गैमेट, एक्सेप्ट गैमेट, ठीक है, लिखिए इसको जल्दी से, एक्सेप्ट गैमेट। दूसरा हमारा टर्म है मोनैड एंड डायड। आपको इसका मीनिंग पता है मोनैड एंड डायड का? हाँ, जब एक क्रोमोसोम में हमारे एक ही क्रोमैटिड है तो उसको हम मोनैड कह रहे हैं, और जब दो हैं तो उसको डायड कह रहे हैं। जैसे ये जो कंडीशन है, दिस इज मोनैड एंड दिस कंडीशन इज नोन एज डायड, ठीक है। चलिए लिखिए, क्रोमोसोम विथ सिंगल chromatid, here we'll see chromosome with two chromatid is dyad। तो आपको देखिए ये वाला मोनैड कहाँ मिलेगा, जीवन फेज तक आपको ये मिलेगा, और फिर उसके बाद एस फेज में ये ऐसा हो जाएगा, है ना, एस फेज में हमको 2 मिलेगा, डिवीजन चालू हो जाता है ना, और इन दोनों स्ट्रैंड को हम क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। चलिए देख लिया, हाँ ये तो एक ही, इसी ने जब अपना एक और स्ट्रैंड अपने जैसा बना लिया तब वो बनेगा सिस्टर क्रोम, ठीक है। इसलिए एक मिनट बस, चलिए देखिए, हेप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल आपको क्लियरली समझ में आई। अगर मैं यहाँ पे, यही है, दिस इज हेप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, एक जो क्रोमोसोम है उसी के जैसा दूसरा कॉपी मिलेगा डिप्लॉइड में, सेम टू सेम, ठीक है। तो उसको अलग से नहीं लिख पा रही हूँ, हेप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, ठीक है, डिप्लॉइड अलग से नहीं लिख पा रही हूँ। चलिए अच्छा क्वेश्चन बताओ, दो सेल्स हैं, ये हैप्लॉइड सेल है, ये दो क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये डिप्लॉइड सेल है, ये इसकी मोनैड कंडीशन है ना, मोनैड।
आफ्टर एस फेज, हाँ ये भी मोनाड कर रहा है, देखो यहां पर भी, हाँ दिस इज ऑल्सो, ये यही मुझे समझाना था, ये डिप्लॉयड सेल है, तो इसमें तो आपको ये कंडीशन मिलेगी ना, डिप्लॉयड में 2 सेल्स। अब इनका जब डायरेक्ट बनेगा तो क्या बनेगा, बना के देखो, इसका अगर डायरेक्ट बनेगा तो क्या बनेगा, इसीलिए तो बेसिक्स कहते हैं, इसीलिए बेसिक्स कहते हैं कि आपको मैंने बताया मोनोड मतलब कोई एक चीज डायरेक्ट मतलब वो डबल हो जाएगी। अरे होगा, ये कंडीशन मिलेगी हमको, यहाँ पे इसका डायरेक्ट तो ये बनेगा, पर यहाँ इसका डायरेक्ट बनेगा, ये इसका डायरेक्ट बनेगा, यहाँ पे इसका डायरेक्ट बनेगा, ठीक है, समझ में कंडीशन। अब एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था, पर बच्चे इसी में कंफ्यूज, क्या ये तो डायरेक्ट होगा ही नहीं, ये तो ऑलरेडी डायरेक्ट है। अभी समझ में आया मोनोड डायरेक्ट कैसे करोगे, क्योंकि हमारे प्लॉइडी में तो देखो एक तो हैप्लॉइड सेल है, दूसरी डिप्लॉइड सेल है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे, हो गया ये, अब इसके बाद है हमारा टॉपिक homologous and non-homologous chromosomes, ठीक है, homologous and non-homologous chromosome, ये एक सेल है, यहाँ पे these two are homologous, ठीक है, पर जो ये दो हैं ये इनफॉर्म रहेंगे नॉन होमोलोगस, ठीक है, these two are homologous एंड बाकी दो हैं नॉन होमोलोगस। इसमें एक मिनट और होगा मीनाक्षी को, एक्चुअली इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, हम ऐसे बनाएंगे, जो दो एक जैसे हैं दैट इज होमोलोगस, और बाकी जो अल्टरनेटिव उनको हम कह रहे हैं एनालोगस, ठीक है। ये वाला अगर ये सिचुएशन बनेगी तो इस केस में तो हम इनको कहेंगे सिस्टर क्रोमैटिड, ओके, सिस्टर क्रोमैटिड, क्या आप डबल, ठीक है। अभी समझ में लक्ष्य, तो हम सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसकी आज हमें सेकंड क्लास, थोड़ा सा अभी बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं, बाकी आप देखो, ठीक है, नीट शुरू। मीनाक्षी 5 मिनट रिवाइज करो, थोड़ा सा इनको इंट्रो दे दो, अभी तो आप समझ में आएगा, हो गया तुम्हारा, चलो।
हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल, ठीक है। अब इसमें हमने क्या पढ़ा, देखिए सेल साइकिल क्या है, वो सभी इवेंट्स जो एक सेल डिवीजन होने के लिए टेक प्लेस करते हैं, सेल को डिवाइड होने के लिए जो सारी चीजें होती हैं उसको हम कहते हैं सेल डिवीजन। जैसे कि एक शादी होनी है तो उसमें सारे इवेंट्स क्या क्या होते हैं, उसमें हल्दी सेरेमनी भी हो रही है, रिसेप्शन भी हो रहा है, एंगेजमेंट भी हो रहा है, तो सारे इवेंट्स मैरिज के इवेंट्स हो गए। वैसे सेल को डिवाइड करने के लिए जो सारे इवेंट्स होते हैं हम उसको कंसिडर करते हैं सेल साइकिल, ठीक है। तुम कर लो, ठीक है। चलिए सेल साइकिल में क्या क्या होता है, सेल बढ़ेगी, फिर वो अपना डुप्लीकेट बनाएगी, फिर उसका डीएनए डिवाइड होगा, देन ये जो डीएनए की डिवीजन होगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके दो नई सेल बनेगी, ठीक है। अभी मैं बहुत फास्ट फास्ट आपको पढ़ा रही हूँ, थोड़ा सा इंट्रो ले लो, बाकी आप वीडियो में देख लेना, ठीक है। सेल साइकिल में क्या, वो एक सेल है, वो पहले अपनी ग्रोथ अटेन करेगी, उसके बाद अपने अंदर का जेनेटिक मटेरियल को डिवाइड करेगी, फिर उसके बाद इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेगी अपनी चीजों का और दो नई सेल बनाएगी, ठीक है। चलिए सेल डिवीजन क्या है, सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय व्हिच पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल। एक ऐसा प्रोसेस जिससे एक मैच्योर पेरेंट सेल डिवाइड करके दो न्यू डॉटर सेल बना रही है, इसको हमने क्या कहा, सेल, क्या नाम है, सेल नाम काशिफा। चलो सेल डिवीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलोइंग। क्यों चाहिए भाई हमें सेल डिवीजन करना है, कहीं चोट लग गई है, अब उस जगह को हील करना है तो सेल डिवाइड करके उस जगह को हील करेंगी। गैमेट फॉर्मेशन के लिए सेल डिवीजन की जरूरत है। इसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जब हमारी हाइट बढ़ रही होती है तो सेल भी तो बढ़ेगी, उतनी नंबर ऑफ सेल में तो हमारी बॉडी वो हाइट अटेन नहीं कर पाएगी, ठीक है। चलो चलो ये सारी चीजें इसके बाद हमने पढ़ा सेल को डिवाइड करने के लिए दो फेजेस रहते हैं, मेन टू फेजेस होते हैं, एक इंटरफेस एक एम फेज। इंटरफेस क्या होता है, वो फेज जिसमें सेल रेडी हो रही है डिवाइड होने के लिए, ठीक है, खा पी रही है, अपने अंदर का कंटेंट बढ़ा रही है, तो सारी चीजें जो डिवाइड होने के लिए जरूरी हैं वो सब अटेन करती है एक सेल इंटरफेज में। और एम फेज वो फेज है जिसमें एक्चुअली में सेल डिवाइड होगी, ठीक है। क्या है ये इंटरफेस, क्या होता है काशिफा, डिवाइड करके इंटरफेस क्या होता है मीनाक्षी, आपको प्रिपेयर कर रही है। नॉन डिवाइडिंग फेज को हम कह रहे हैं इंटरफेस, और एम फेज वो फेज है जिसमें डिवीजन होगा, ठीक है। एम फेज वो फेज है जिसमें डिवीजन होगा, माइटोसिस फेज, ठीक है। ये क्लियर हुआ, क्योंकि इसी के अंदर की हम सारी फेजेस अब पढ़ेंगे। तो सेल डिवीजन की दो फेज कौन कौन सी है, बोलो, इंटरफेज और एम फेज। कौन सी फेज है जिसमें सेल एक्चुअली में डिवाइड होगी और किसमें रेडी हो रही है डिवीजन के लिए, समझ में आया, ठीक। चलो इंटरफेज क्या है, इट इज अ फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। देखो इस तरीके का रहता है एक सेल डिवीजन का पूरा ये फेज है, इसमें मैक्सिमम होती है इंटरफेस जिसमें तैयारी हो रही है। अब जैसे हमारा एक साल का पूरा हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इतने टाइम तो प्रिपरेशन करते हैं, सिर्फ इतने टाइम एग्जाम लिखते हैं, है ना। वैसे ही एक सेल पूरी प्रिपरेशन करती है, मैक्सिमम टाइम जो एक साइकिल का है वो प्रिपरेशन में जाता है, और फिर एक छोटा सा अमाउंट ऑफ टाइम एक्चुअल डिवीजन होता है, समझ में आया। ये रहा हमारा इंटरफेस, ये देखो इतना बड़ा, और ये एक्चुअल डिवाइडिंग एम फेज छोटा सा, ठीक है। तो इंटरफेस कहां आती है, दो एम फेज के बीच में सेल डिवाइड हुई, फिर इंटरफेस में जाएगी, ग्रोथ होगी, फिर डिवाइड होगी, फिर इंटरफेस में जाएगी, तो दो एम फेज के बीच में आती है हमारी इंटरफेस। समझ में आया मीनाक्षी, समझ में आया तुम्हें। चलो एम फेज क्या है, इट इज अ फेज वेयर एक्चुअल सेल डिवीजन अकर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कौन सा फेज है जहां पर एक्चुअल में सेल डिवाइड हो रही है, ये वो फेज, ठीक है। पीरियड ऑफ सेल साइकिल वैरीज फ्रॉम, अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन अलग अलग टाइम लेती है। जैसे ह्यूमन की सेल की बात करें तो ह्यूमन में एक सेल के डिवीजन में 24 आवर लगता है, लगभग एक दिन। वहीं आप अगर ईस्ट सेल की बात करो, इनमें डिवीजन बहुत फास्ट होता है, 90 मिनट से मतलब 1 से 1.5 घंटे में एक ईस्ट सेल अपने आप को डिवाइड कर लेती है, ठीक है। मतलब पूरी सेल साइकिल एक ह्यूमन में अराउंड 24 आवर में होती है, और वहीं ईस्ट सेल में 90 मिनट्स में जाती है, ठीक है। चलो
ये पढ़ा दिया था मैंने तो तुमने, यही लास्ट क्लास है ना शायद। चलिए इंटरफेस क्या है? इंटरफेस इज द मोस्ट एक्टिव फेज, ये सबसे ज्यादा एक्टिव फेज है। इसको ना रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, भले हम इसको रेस्टिंग फेज बोलते हैं पर यहाँ एक्चुअल में सेल रेस्ट नहीं कर रही है, यहाँ सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या एग्जाम्पल दिया था? स्टडी लीव वाला दिया था। अब जब आपका एग्जाम रहता है तो आपको स्टडी लीव मिलती है, तो कहने के लिए तो वो आपका रेस्टिंग फेज है, पर उस टाइम तो आप सबसे ज्यादा पढ़ाई कर रहे होते हो, है ना। तो वैसे ही इंटरफेस को रेस्टिंग फेज तो कहते हैं। अगर क्वेश्चन रेस्टिंग फेज पे आए एमसीक्यू में तो बात हो रही है किसकी? इंटरफेस की। तो इंटरफेस को नाम से रेस्टिंग फेज कहते हैं, पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है सेल इसी फेज में। क्यों एक्टिव रहती है? क्योंकि अपने आप को डिवाइड होने के लिए प्रिपेयर कर रही है। क्या क्या होगा इस फेज में? सेल की ग्रोथ होगी, डीएनए जेनेटिक मटेरियल जो अपने आप को डिवाइड करेगा। क्या दो चीज हो रही है? सेल ग्रो करेगी, अपना जेनेटिक मटेरियल को डिवाइड करेगी। तो ऐसे होता है, एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस रहता है, एक सेल के अंदर न्यूक्लियस रहता है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल रहता है। अब इसको दो में डिवाइड होना है तो इस सेल के साथ इस न्यूक्लियस को भी तो डिवाइड होना होगा, तो ये सेल ऐसे डिवाइड होगी। ठीक है, इसीलिए क्या कह रहे हैं? डीएनए डिवाइड होगा, सेल की ग्रोथ होगी। ठीक है, इट लास्ट फॉर मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल। मतलब जैसे कि मैंने बताया मैक्सिमम टाइम इंटरफेस चलती है, छोटे से टाइम हमारा एनाफेस चलता है। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम हमारा क्या चल रहा है? 95% ऑफ द हमारा सेल साइकिल का फेज कौन सा रहता है? इंटरफेस। इसको रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। देयर इज नो अपैरेंट एक्टिविटी रिलेटेड टू सेल डिवीजन। रेस्टिंग फेज किस रिलेशन में कह रहे हैं? कि सेल डिवाइड नहीं हो रही इस टाइम, इसीलिए इसको कह रहे हैं रेस्टिंग फेज। समझ में आया? ओके, अब इंटरफेस को तीन में भी फर्दर डिवाइड किया गया है। पहला है G1 फेज, दूसरा है S फेज, तीसरा है G2 फेज। कैसे इसको याद करेंगे? खुद से बनाएंगे तो याद रहेगा ज्यादा। ऐसे मैंने बताया, एक सेल साइकिल की मान लीजिए ये एक फेज है। ठीक है, ये पूरा सेल साइकिल का ड्यूरेशन है। मैक्सिमम टाइम हमारा क्या चलेगा सेल साइकिल में? मैक्सिमम टाइम क्या चलेगा मीनाक्षी? इंटरफेस मैक्सिमम टाइम चलेगा। तो ये पूरा समझ लो, ये पूरी एक साइकिल है, तो इसमें मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम होगा इंटरफेस। इस फेज में सेल अपने आप को डिवाइड होने के लिए रेडी कर रही है। ठीक है, और थोड़े से टाइम में एक्चुअल हमारा सेल डिवीजन होगा, जिसको हम कहते हैं एम फेज। दिस इज डिवाइडिंग फेज एंड दिस इज नॉन डिवाइडिंग फेज। ठीक है, अब नॉन डिवाइडिंग फेज को भी तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ये जो हमारी मैक्सिमम नॉन डिवाइडिंग फेज है, इसको फिर से तीन पार्ट में डिवाइड किया। वो कौन से तीन पार्ट है? पहला है हमारा G1 फेज, सेकेंड है S फेज एंड थर्ड है हमारा G2 फेज। समझ में आया? ये वाला डायग्राम बनाओ सेल साइकिल का। हाँ, तुमने बना ली? कौन सा ड्रॉप है फर्स्ट? मतलब अभी 12th देकर आ रही हो? अच्छा, तो 12th में आई हो अभी? हमारा 12th है। तुम इस क्लास में क्या कर रही हो? ये 11th का टॉपिक है। तो 12th सर ने बोला है कि बायो की क्लास चल रही है। अभी कौन सी क्लास में? 11th में, अभी 12th में हो? हाँ, तो ये 11th की क्लास चल रही है। मन से पढ़ रही है सेल डिवीजन, ये पढ़ चुकी ना लास्ट ईयर, याद नहीं है? इसके बाद होगी 12th की क्लास। चलो मीनाक्षी यार चलो तुम बैठी रहो सर से, इसके बाद है 12th की क्लास। सर को भी नहीं बता के आई होगी कि मैं 12th में। चलो बाद में मीनाक्षी हम लोग मोनैड एंड एड, होमोलोगस एंड नॉन होमोलोगस। ठीक है, स्टार्ट हो गए।
इस बार पढ़ा नहीं, सेल सेल डिवीजन ये चैप्टर पढ़ा था? मैम मैं लास्ट ईयर से पढ़ रही हूँ, मैंने इससे पहले 11th ईयर पढ़ा। यही पढ़ रही हो? यस मैम। कहाँ पढ़ रही हो? मेरी मैं क्लास ऑनलाइन क्लासेस कर रही थी ना मैं आज। क्या नाम है? टाइम में काशिफा। ऑनलाइन क्लास में आपने देखा होगा मुझे। हाँ कभी कभी तो देखा था, बहुत कम आती। बहुत कम ही है। तो 12th अभी इसके बाद है, अभी 11 चल रही है। ये चैप्टर अब पढ़ चुकी हो, उसके बाद आपको याद नहीं आ रहा है। चलो ये अभी तुम्हारी क्लास नहीं है। चलिए मीनाक्षी आप लिखो अबाउट एम फेज के। पहले हम लोग ये तीनों फेज पढ़ लेते हैं। G1 G0 मैंने कल नहीं पढ़ाया था ना डिटेल में। मैं पूछती हूँ निधि से। सबको तो पता होगा ना कि 11th की क्लास। हाँ तुम बैठ ही रहो, तो निधि से पूछो क्यों बैठाया है। चलो मीनाक्षी तुम यहाँ देखो, G1 फेज में क्या हो रहा है मीनाक्षी, अपना जो हमारी नॉन डिवाइडिंग फेज है उसके हम फर्स्ट फेज की बात कर रहे हैं। G1 फेज और गैप 1 फेज इसको कहते हैं, ठीक। G1 और गैप 1 फेज ये लॉन्गेस्ट फेज है इंटरफेज की, जिसे पूरी सेल साइकिल की लॉन्गेस्ट फेज इंटरफेज थी, और इंटरफेज की लॉन्गेस्ट है हमारी G1 फेज। चलो इसको लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं लिखने का टाइप देती हूँ। इट इज प्रेजेंट बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब देखो कहाँ किसके फेज में, किसके बीच में आ रही है, एम फेज और एस फेज के बीच में है हमारी G1 फेज, ठीक है। अभी साइकिल बनवाई ना, तो रिलेट कर पा रही हूँ। ये G1 फेज है, ये एम फेज है, ये एस फेज है, तो इसके बीच में क्या आ रही है, G1 फेज, ठीक है। ओके, इन दिस फेज सेल ग्रोज इन साइज, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअल जो हो रहा है G1 फेज में वो क्या हो रहा है, सेल अपने साइज में बढ़ रही है। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टिव सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन टेक प्लेस इन दिस फेज। इस फेज में आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस एक्टिवली होता है ताकि सेल डिवीजन में रोल प्ले कर सके। एंड लास्ट, इसमें सेल ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट करते हैं एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया एंड कुछ और ऑर्गेनेल्स जिनका मैं नाम बताऊंगी, उनके अलावा बाकी सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पर डिवाइड करते हैं। तो ये पांचों ही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पूछ ले रही थी सर, चले लाइन समझ में आई, इसकी क्या होगा इस फेज में। अभी तक 12th की डिग्री क्लास अटेंड नहीं करी आज में, क्लास एक महीने से चल रहा है। आज हमारा लास्ट क्लास है चैप्टर की, कल से ये चैप्टर स्टार्ट होगा। मैं लखनऊ में थी हूँ, ट्वेल्थ का स्टूडेंट है। हाँ तो वो बेचारी नोट्स बना रही थी, पेश करने यहाँ पढ़ने को कहा है सर ने तो मैंने उसे बताया कि क्लास अटेंड करने को। ठीक है फिर मैं बैठी हूँ। ठीक है नाक्षी हो गया, फिर आगे
चलो, ये फेज इसमें क्या होता है, लॉन्गेस्ट है, सेल ऑर्गेनेल्स डिवाइड करते हैं, आरएनए प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, एंड उसके बाद डीएनए का ये कहाँ आती है, डीएनए रेप्लिकेशन एंड माइटोसिस के बीच में आती है, ठीक है। चलिए, दूसरी है हमारी एस फेज, एक्चुअल जहां हमारा जेनेटिक मटेरियल डिवाइड करता है। क्या हो रहा है इसमें, द जेनेटिक मटेरियल इज अ मोर इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट एज डीएनए। ज्यादातर में जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, डीएनए के फॉर्म में, कहां पर, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। DNA contain all the instructions required to build and run a cell down to the very minute details. DNA के अंदर वो सारी डिटेल रहती हैं, सेल को कैसे डिवाइड करना है, सेल में क्या काम कैसे करना है, ब्रेन ऑफ द सेल, है ना। चलिए, इन एस फेज द डीएनए मॉलिक्यूल आर डुप्लीकेटेड। एस फेज में क्या हो रहा है, डीएनए का मॉलिक्यूल डुप्लीकेट होगा, अगर ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद DNA replication is a process of copying a DNA molecule to produce two identical DNA molecules. मतलब DNA, अगर DNA replication की डेफिनेशन पूछी जाए तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आइडेंटिकल टू डीएनए बन जाएंगे, ठीक है। ये सारे पॉइंट लिख लो। तो मेन इस फेज में हमारा क्या हो रहा है, देखिए, डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल पेरेंटल मॉलिक्यूल से बने, ठीक है। शॉर्ट में लिखना, फर्स्ट पॉइंट की लिखने ऐसे लिखना, डीएनए जेनेटिक मटेरियल, हाँ तुम्हें भी पता है, तुम्हें भी हो, थ्योरी वाइज नहीं लिखना है। अब जैसे तुम क्या लिखना है, सेकंड पॉइंट लिखना, तो कैसे लिखोगी, डीएनए लिखोगी और एरो बना के लिखोगी ब्रेन ऑफ द सेल, कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल, ऐसे शॉर्ट में लिखना है। इसका तुम्हें ऑफलाइन स्टार्ट करना है, जैसे लास्ट ईयर तक ऑनलाइन, तुम ऑनलाइन ही करोगे। ऑनलाइन ही करोगे। मैं बस, लेकिन सर ने बोला है कि हफ्ते में दो दो दिन मतलब क्लास ऑफलाइन करनी पड़ेगी, 2 दिन ऑफलाइन क्लास करूंगी और बाकी ऑफलाइन। पंक्चुअलिटी मेंटेन रहेगी ना, दिखती रहेगी क्लास में। बाद में देखी थी वीडियोस, ये होता है ऑफलाइन क्लास करने में ज्यादा बेस्ट रहता है, क्यों नहीं करते, मुझे पता है, लेकिन मैं बस दूर की वजह से नहीं कर पाती ना, मुझे दूर बहुत पड़ता है। जब दूर है हमसे, इधर है, दूर है हमसे। मैम अभी ने मुझे एक्सप्लेन करके बताया है कि बहुत पास है ये रास्ता, लेकिन मैं इधर आईटी होकर पूरा आती हूँ क्योंकि मुझे एड्रेस नहीं पता है ना, तो इस वजह से मुझे बहुत दूर पड़ रहा था। तो अभी सर ने बताया कि इधर से जाने पे ऐसे सीधे खतरे पड़ेगा। आसपास और कोई एरिया बताओ, लेकिन मुझे तो नहीं पहचान होता है आसपास और क्या। सीतापुर रोड जानती है, पटना सीतापुर रोड वही पे बनेगा पुलिस चौकी सामने। हफ्ते में एक या 2 दिन तो ऑफलाइन क्लास करो और जो टेस्ट होता है उसको अटेंड करो। लास्ट ईयर तो मुझे लगता है तुमने बहुत ही कम क्लासेस अटेंड की। ओके मीनाक्षी, समझ में आया स्पेस में क्या होता है। चले आगे, चलिए फिर आती है हमारी स्पेस के बाद हमारी आती है स्पेस में और क्या लिखा हुआ देखिए, इवन दो डीएनए कंटेंट गेट्स डबल, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसको थोड़ा समझेंगे हम। देखो लाइन के लिए, डीएनए का कंटेंट तो डबल हो जाता है स्पेस में, तुम इस पे ध्यान दोगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। द क्रोमोसोम नंबर रिमेन द सेम, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है पर कंटेंट डबल हो जाता है, since two copies of DNA strands are still attached to each other। कैसे समझेंगे, ये लाइन लिखो फिर इसको अलग से एक्सप्लेनेशन कराते हैं। देखिए ये लाइन,
हो गया। फिर ये वाली लाइन में लिखिए। हाँ ये लिखो, ये लाइन भी लिखो। इसका मीनिंग समझ में आया? क्या समझना है बताओ? ऐसे एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी रहती है और इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है एमसीक्यू, इसी पे न्यूमेरिकल आता है। कंटेंट और नंबर कैसे डिफरेंस हो सकता है? ये पर वैसे ही कुछ वो नहीं है। ठीक है, लाइन लिख ली, मैं समझाती हूँ ये लाइन फिर। ये हमारे एस फेज के पहले का डायग्राम एंड आफ्टर एस फेज क्या होगा, ठीक है। एस फेज का दिन में क्या होगा मीनाक्षी? कैसे हो जाएंगे यहाँ पर? ये ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, अगर अभी आप काउंट करोगी तो यहाँ कितने क्रोमोसोम है? यहाँ क्यों दो रहेंगे? दो भाई, मुझे क्यों दो? जैसे आपने इनको काउंट किया 1 2, नहीं ये नहीं है सी, ये एस फेज का सीन है, अपलॉइड डिप्लॉइड नहीं। ये कितने होंगे? हाँ पर ये क्रोमोसोम कितना है अभी इसमें? 2 ही है, 4 नहीं है। पर ऐसा क्यों है? क्यों नहीं है 4? क्योंकि दे आर स्टिल अटैच्ड टू सेंट्रोमियर, ठीक है, क्योंकि अभी भी सेंट्रोमियर से अटैच्ड है, तो नंबर क्या है? 2 ही है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ डीएनए का कंटेंट है मान लो 10 पिकोग्राम और यहाँ पे 2 है वो, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 10, तो यहाँ कितना होगा? 20 पिकोग्राम। ठीक है, समझ में आया? अब इसके न्यूमेरिकल करते हैं 2, ठीक है। एक्स मान लो, एन नंबर से करते हैं तो इसको एक्स, एक्स 2x, चलिए क्वेश्चन बताए। चलिए एक पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल है 10 पिकोग्राम ऑफ डीएनए कंटेंट, ठीक है। अब बताइए कि फॉलोइंग फेजेस में कितना कंटेंट रहेगा? डीएनए कंटेंट रहेगा इन द फॉलोइंग फेज, व्हाट विल बी द
डीएनए कंटेंट बताओ। G1 में कितना रहेगा, एसपी कितना रहेगा, G2 में कितना रहेगा? हाँ, G1 में क्या रहेगा? किसी जेल के पास 10 है तो G1 में क्या रहेगा? जी पेरेंट क्या ही रहेगा। मैं आंसर पूछ रही हूँ, मैंने कॉन्सेप्ट समझा दी है। टेन ही रहेगा आपके हिसाब से, यहाँ पर 10 रहेगा है ना, और यहाँ पे यहाँ 20 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 20 रहेगा, यहाँ कोई कंटेंट नहीं बढ़ रहा। तो G1 में 10 सही है, S में 20 सही है, G2 में तो कोई एक लाइन थी एनसीईआरटी में दी है, और अगर सिर्फ ये मैडम मैंने कहते मैडम ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया आपने, समझ में कितना इजी था। इसीलिए कई बार ऐसे हो सकता है कुछ कुछ कंटेंट आपके पास हो पर उसके न्यूमेरिकल नहीं किए, पर आप यहाँ यू वर राइट हियर। द ओनली थिंग देयर यू वर मतलब जो आपको हर्डल आ रहा था वो G2 था, क्योंकि हमने G2 नहीं पढ़ा है, पर हमको ये पता है कंटेंट डीएनए से रिलेटेड सारा काम इसमें ही हो रहा है, तो जो इसमें हो चुका है वही सेम G2 में हमें मिलेगा। ठीक है, अब सेम हम बात करेंगे अबाउट ठीक है, चलो नंबर की बात करते हैं कि इफ पेरेंट सेल है 20 क्रोमोसोम्स, तो ये बताओ G1 में S3 और G2 में कितने कितने क्रोमोसोम रहेंगे पेरेंट के पास? सब में तीनों में 20 रहेंगे, क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर सेम है। ठीक है, यहाँ भी 20 20 20। चलिए हो गए, ये लाइन वाइज क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट लाइन, ये वाला है सगली वाला कट। इन एनिमल सेल, अच्छा यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन है, पर सेंट्रियोल भी जो हमने पढ़ा था, सेंट्रियोल क्या होता था? सेंट्रियोल कैसा स्ट्रक्चर था? तो सेंट्रियोल में सेंट्रोमियर में क्या डिफरेंस था? सॉरी, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, दो सेंट्रियोल मिलके हमारा, ठीक है। तो देखिए सेंट्रियोल जो है, एक और चीज हमको मिली है, इसमें डिवाइड होती है अपार्ट फ्रॉम जेनेटिक मटेरियल, दैट इज सेंट्रियोल। सेंट्रियोल हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द डुप्लीकेटेड जेनेटिक मटेरियल इक्वली। ठीक है, दरवाजे पे हमको भरा हुआ बंद कर दो, कमरा ही नहीं ठंडा हो रहा है। देखो यहाँ पर देखो डायग्राम भी बना है, एक्सिस डायग्राम। ये एस फेज के पहले वाला सीन है, जेनेटिक मटेरियल, एंड ये यहाँ देखिए सबके डबल स्ट्रैंड्स हो गए, और ये देखो सेंट्रोसोम भी, इसमें से क्या निकल रहा है? स्पिंडल फाइबर। ये डिवीजन के टाइम ब्रेक करने का हेल्प करता है। चलो लिखो ये दोनों नेम लिख ली, लिखो क्या तुम उसका
लाइट ऑन कर देना। चले चलिए, अब हमारा आता है स्पेस के बाद G2 फेज। देखिए इसमें क्या हो रहा है, G2 फेज या फिर गैप टू फेज इज प्रेजेंट इन बिटवीन S फेज एंड M। ठीक है, अब देखो G2 फेज को हम और क्या कह सकते हैं, पोस्ट सिंथेटिक फेज, हाँ, और प्री एंड माइटोटिक फेज M फेज। ठीक है, ये पोस्ट सिंथेटिक फेज है और ये प्री एम फेज। वैसे सेम इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, प्री सिंथेटिक फेज या पोस्ट एम फेज। ठीक है, अगर ऐसा आएगा तो रिलेट कर होगी ना। चलो अब देखिए, कौन से ज्यादातर सेल ऑर्गेनीज हमारे G1 फेज में क्या हो चुके थे, डिवाइड हो चुके थे। क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड गोल्जी बॉडी यहाँ पर डिवाइड होते। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज एंड क्लोरोप्लास्ट G2 में। अगर इस पे एमसीक्यू आए तो कर लेना। ठीक है, डीएनए सिंथेसिस स्टॉप एट दिस फेज। यहां आके डीएनए का सिंथेसिस अब क्या हो गया, स्टॉप। बाय द एंड ऑफ G2 फेज द सेल इज नाउ रेडी फॉर सेल डिवीजन। ओके, इन एनिमल सेल माइटोटिक डिवीजन टेक प्लेस ओनली, ये था इंपॉर्टेंट। एनिमल सेल की अगर हम बात करें, अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो माइटोटिक डिवीजन मतलब एक से दो, माइटोटिक डिवीजन जो है ये सिर्फ डिप्लॉयड सोमैटिक सेल में होता है। डिप्लॉयड मतलब 2n, इसमें दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है। सोमैटिक मतलब नॉन गैमेट वाली सेल्स। तो हमारे अंदर एनिमल सेल्स में माइटोटिक डिवीजन सिर्फ कहां होता है, सोमैटिक सेल में। और प्लांट में माइटोटिक डिवीजन डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड दोनों ही सेल में होता है। ठीक है, देखो ये पॉइंट, एक एक्सेप्शन था मेल हनी बी का। मेल हनी बी का पढ़ा होगा ना, चलो लिखो। एनिमल सेल जैसे कि मैंने बताया कि सिर्फ डिप्लॉयड में माइटोसिस होता है, बट इन एक्सेप्शन लिखो, मेल हनी बी जो रहती है हैप्लॉइड है, इसमें हैप्लॉइड सेल होते हैं, फिर भी होता है माइटोसिस। दिस इज एक्सेप्शन। कई कंफ्यूज बच्चे हैं, तो अभी तो ये पढ़ा था तो याद होना चाहिए।
हो गया? समझ में आया तीनों इंटरफेस के मेजर फेज में हमारे? तो ठीक है। तो चलो बोले जाने देते हैं। ओके बेटा, तीनों फेज समझना है? धीरे धीरे इस पे क्या बचा तो फिर हम कल एम फेज स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा एनसीईआरटी से मेरे साथ ही पढ़ना, मतलब हमने यहाँ जहाँ तक पढ़ लिया एनसीईआरटी में छोटा सा दिन आज इंटरफेस तक आप अपनी एनसीईआरटी रीड कर लें प्रॉपरली। कोई लाइन या कुछ समझ नहीं आया तो मुझे आप फोटो भेज दो, मैम ये ही कल क्लास में एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है? चलिए जी नॉट फेज देख लो, छोटा सा थोड़ा सा है तो देख लो, कंप्लीट करें। ये ऐसे होता है एम फेज में डिवीजन और ये जी1 फेज, इनके बीच में एक जी नॉट फेज आता है जिसको हम क्विसेंट स्टेज भी कहते हैं, ठीक है? सेल दैट डू नॉट डिवाइड एग्जिट फ्रॉम सेल साइकिल इन जी1 फेज एंड एंटर इनटू इनएक्टिव जी नॉट फेज। अब वो सेल अब जिनको और डिवाइड नहीं करना, ये टेम्पररी उनको और डिवीजन नहीं करना, वो चली जाएंगी क्विसेंट फेज में। जैसे कि some cell enter G0 phase permanently and never divide, very important जिसपे क्वेश्चन आता है लाइक हार्ट सेल एंड नर्व सेल, ये G0 फेज में चली जाती है, ठीक है? ये फर्दर डिवाइड नहीं होती होंगी। देन सेल दैट टेम्परली एंटर G0 फेज, टेम्परली कौन सी सेल्स होती है जो G0 फेज, जैसे हमने कहा था प्राइमरी ग्रोथ, देन वो स्टॉप हो जाती है, फिर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो जैसे ही फॉर एग्जाम्पल है कैम्बियल सेल, ये जो रहती है हेल्प्स इन सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट, है ना? तो ये टेम्परली जी0 फेज में जाती है, देन वापस जी1 फेज में एंटर करती है डिवीजन के लिए। समझ में आया क्विसेंट फेज? देखिए इसके होता है, चलो चेक पॉइंट हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? बस ऐसे सेल डिवीजन हुआ और इसके बाद इनको जाना है जीवन में, तो ये सेल डिवीजन और जीवन के बीच में आता है जी1 फेज, ठीक है? कि अब एक बार डिवाइड हो गई, अब इनको और डिवाइड नहीं हो तो भाई पहले फर्स्ट पॉइंट पे रुकोगे ना, फिर ट्रेन के बीच में से तो जाओगे नहीं ना। जी2 में क्यों ऐसा होगा? पूरे डिवीजन के बाद अब कोई सेल जिसको आगे डिवाइड हो जाए वो वापस जीवन में जाएगा, फिर मैं अपने आप को ग्रो करूं फिर डिवाइड करूं, तो ग्रोथ होने से पहले ही अपने आप को रुक जाए, क्या होगा? डिवाइड नहीं। समझ में आया? ये लिख लो जी नॉट फेज, इसके बाकी चेक पॉइंट से हम कर देंगे।